हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 गणित वर्ग जो भी CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में एंट्रेंस देना चाहते हैं उनको पिछले साल का पेपर जो है वो हल किया हुआ होना चाहिए, उनको हल कर लेना चाहिए। तो 2019 का जो भी पेपर रहा है उसको हम यहाँ पे लेकर के आए, हल कर रहे हैं और क्वेश्चन भी दिखाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी दिखाएंगे। कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पूरा हल करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम सभी करने वाले 100 क्वेश्चन आते हैं, पूरे के पूरे करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी था। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका हल भी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास किताब है उसमें ये 2019 का सॉल्व पेपर है ये। इसका PDF हमने आपको दिया था और आपको ढेर सारी वीडियो में मिल जाएगा उसका लिंक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप जा करके डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे प्रश्नों पे चलेंगे, ठीक है। गणित वर्ग के लिए है, कक्षा 11 के लिए है। तो ये प्रश्न रहा। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न का जो पेपर्स पैटर्न होते हैं वो थोड़े से चेंज, यानी कि क्वेश्चन सेम रहते हैं बट आगे पीछे सब्जेक्ट को करके कई सेट बना दिए जाते हैं पेपर्स के। तो कुछ पेपर्स में आपको और बाकी सारी चीज़ें पहले मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स बाद में, बीच में कहीं भी मिल सकती है। तो ऐसे अरेंज किया गया होता है। तो यहाँ पे जो पेपर है उसमें हमको मैथमेटिक्स को ऊपर रखा गया है, पहले रखा गया है। तो हम सभी क्वेश्चंस को चलिए देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है हमारे पास वहाँ पे दिया गया है कि यदि बहुपद fx यहाँ पे दिया गया है 2x² + 5x + k के शून्य के अल्फा बीटा का जो संबंध है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 संतुष्ट करता है, तो k का मान हमको ज्ञात करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई एक तरफ से चलिए बात को समझते हैं। तो बात ये आती है कि अपने पास fx बराबर 2x² + 5x + k दिया गया है। ये आपका क्या है, बहुपद है। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस लगा दिया, b की जगह क्या होता है, ये 5। देखिए ax² + bx + c ये होता है बहुपद का जो मानक रूप होता है और b आपको बीच में मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे 5 को हमने रख दिया और -b/a यानी कि आगे वाला 2 लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी देखेंगे जो हमें यहाँ पे दिया गया है, जो हमें दिया गया है वो दिया है α² + β² प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। इस वजह से हमको यहाँ पे स्क्वायर वाला तो काम मिलता नहीं है, तो हम इसी दोनों पक्षों को वर्ग करके हम स्क्वायर वाली चीज़ भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे, स्क्वायर लगा दिया, इधर भी स्क्वायर लगा दिया, इधर क्या हो गया, होल स्क्वायर कर दिया तो विस्तार बन गया α² + β² + 2 अल्फा बीटा और यहाँ पे 5 × 5 = 25 और 2 दूनी 4। इतना होने के बाद अब देखेंगे α² + β², अब इसको उधर भेजा गया, माइनस में हो गया, प्लस से उधर माइनस में हो गया। अब अल्फा बीटा का मान यहाँ पे हमने रखा है। अब अल्फा बीटा का मान कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से, यहीं से हम देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। c मतलब k, ठीक है। यहाँ पे हमने k को बनाया, स्मॉल लेटर में लिखने का तरीका हमारे यहाँ पे, ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लगता है, मैं इसको लिख नहीं पाता, बट k/2 होगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर k/2 हो गया। तो इसके जगह पे k/2 रख दिया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 25/4 - k ही बचेगा α² + β² की जगह। तो अल्फा बीटा बराबर k/2 मिल चुका है। तो यहाँ पे α² + β² की जगह 25/4 - k आ जाएगा और अल्फा बीटा की जगह पे k/2 आ जाएगा। तो इन लोगों को हम हल करेंगे, देखेंगे r में से r/2 घटाएंगे, ये प्लस माइनस में घट जाएगा। तो r में से k में से k का आधा घटाएंगे तो k का आधा ही बचेगा, यानी k/2 बचेगा। इधर k बड़ा है तो इस वजह से माइनस लग जाएगा, k/2। 25 को उधर भेज देंगे, वो माइनस हो जाएगी, इधर ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो गया। अब माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, नीचे वाली गिनती बराबर 21 में 25 जाएगा तो -4 बचेगा, नीचे 4 बराबर कट गया, -1 बचेगा और यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों तरफ वाले माइनस कट गए। नीचे से 2 ऊपर जाके गुणा कर दिया तो k बराबर क्या मिल गया, हमको 2 मिल गया। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। ओके जी, तो सवाल आगे वाले पे चलते हैं। इससे पहले भाई अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो यदि यहाँ पे प्रश्न है, यदि x⁴ + x⁴ + 8x⁴ 2 + ax + b
तो कॉमा लगा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी इससे ये विभाजित हो, ए और बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम भाग करके निकाल सकते हैं इस सवाल को, जैसे कि हमने किया है इसमें। देखिए तो दोस्तों हम इस सवाल को भाग करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सवाल थोड़ी सी लंबी आपको यहाँ पे दिखाई देगी भले भी, बट जो कुछ भी हम बता रहे हैं थोड़ा विधिवत बता रहे हैं, थोड़ा सीरियल से बता रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं। तो इससे इसमें करेंगे भाग। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जब भाग करेंगे तो अपन ये इस पूरे में भाग करेंगे। तो एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 4 बनाने के लिए हम कितने बार जाएंगे, एक्स स्क्वायर बार। ठीक है, तो एक्स पावर 2 बार गया तो एक्स स्क्वायर बार गया, तो यहाँ से हम यहाँ पे हो गए एक्स पावर 4, यानी इसका गुणा होकर एक्स पावर 4। एक्स स्क्वायर से जब 1 में गुणा किया तो हमको एक्स स्क्वायर मिल गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को हमने 8 वाले के नीचे रखा है, क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ तो नहीं है, तो इसके नीचे हम नहीं रखेंगे। ओके, घटाएंगे, इधर माइनस हो गया, ये कट गया, यहाँ पे घट गया, तो साथ एक्स स्क्वायर बचे, यहाँ पे एक्स पावर 3 को इसे उतार लिया हमने, और बाकी चीज़ों को हमने उतार लिया। अभी एक्स पावर 3 है, यहाँ पे एक्स पावर 2 है, कितनी बार जाएगा, जाहिर सी बात है एक्स बार जाएगा, एक बार ले गए, यानी एक्स पावर 1 बार। तो एक्स से जब इसमें गुणा होगा तो एक्स पावर 3, और एक्स से जब 1 में गुणा होगा तो एक्स मिलेगा, और उसको ए एक्स के नीचे रखना होगा, क्योंकि इसके साथ स्क्वायर नहीं है। अगर होता तो हम इधर रखते, बट इसके नीचे रखना होगा। आगे घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, और यहाँ पे साथ एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार लेंगे, और बी को भी हमने ऐसे उतार दिया, इसमें कुछ नहीं किया। अभी यहाँ पे साथ एक्स स्क्वायर है हमारे पास, और यहाँ पे एक्स है स्क्वायर है, तो 7 बार ले जाएंगे ताकि यहाँ पे 7 एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ पे 7 बार ले गए, और 7 और 1 का गुणा 7 एकम 7 हो गया। घटाएंगे, माइनस कर दिया, चिन्ह बदल दिया, ये कट गया, ये तो पूरा ऐसे उतार लिया, b माइनस 7 हमको यहाँ पे मिला। अब चूंकि यहाँ पे कहा गया था सवाल में कि ये पूर्णतः विभाजित है, कहा गया था कि ये पूर्णतः विभाजित है, तो भाई ये क्या है, जो बचा है ये पूरे 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि कुछ इस प्रकार से, यानी यहाँ पे 0x होना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट ये भी 0 ही होना चाहिए, और ये b वाला पार्ट जो मिल रहा है ये भी 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, ये बराबर कर दिया, पक्षांतर किया, तो a बराबर 1 मिल गया। और यहाँ पे जो b माइनस 7 है उसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो b बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इस सवाल को करने का यही तरीका है। तो भाई लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, बार बार कहना ना पड़े, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आगे वाले सवाल पे चलेंगे। क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, एक रेलगाड़ी द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय की गई, एक समान चाल से तय की गई। उसके बाद उसके इंजन में खराबी आ जाने के कारण रेलगाड़ी की चाल पहले की अपेक्षा 4/5 रह गई, भाग 4/5 भाग रह गए, जिसके परिणाम स्वरूप रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर जहां पे पहुंचना था 45 मिनट विलंब से पहुंची, यानी 45 मिनट लेट हो गई। यदि रेलगाड़ी के इंजन में यह खराबी 18 किलोमीटर और चलने के बाद आई होती, यानी कि कुछ दूर और चल जाता तब आई होती खराबी, तो यह रेलगाड़ी अपने नियत स्थान पर जहाँ पे पहुँचना था, यानी कि गंतव्य स्थान पर पहुँचने में पहले की तुलना में 9 मिनट कम समय लेती, यानी पहले 45 मिनट देर से पहुँच रही थी, अब 9 मिनट कम, यानी कि थोड़ा सा पहले ही पहुँच जाएगी, तो 9 मिनट का कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो सवाल थोड़ी सी लंबी है और हमें पूरा अच्छे से समझना भी है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इसको। तो भाई सवाल की मांग के अनुसार देखिए, सवाल में कहा गया था रेलगाड़ी की जो क्या है कि हमें चाल ज्ञात करनी है, मूल चाल क्या है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम पहले बात तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है, x किलोमीटर है, तथा रेलगाड़ी की जो मूल चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटे है, बस इतना सा। अब अगर खराबी आ जाती है, जब खराबी आ जाती है तो उसकी चाल कितनी हो जाती है, जो चाल से चल रही है उसका 4/5 हो जाती है। तो यहाँ पे 4/5 से गुणा करके 4y/5 कर दिए, ये किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। अब पहली स्थिति की बात कर लेते हैं, जब 30 किलोमीटर चलने के बाद खराब हुई थी ट्रेन। तो 30 किलोमीटर चल गई, अब इतना दूरी बची रह गई है, तो ये कितना बचेगी, देखिए टोटल x है, x में से 30 घटा देंगे, x माइनस 30 किलोमीटर भी बचा हुआ है। और देरी कितनी हो रही है, 45 मिनट की देरी हो रही है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो भाई बात ये आती है कि अगर ये कुल दूरी x किलोमीटर की दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो कुल समय कितना लगता है, समय बराबर, देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमने यहाँ पे देखेंगे दूरी कितनी है, x है, चाल कितनी है, y रख दी है। ये क्या है,
मूल समय लगने वाला है। ठीक है, मुख्य रूप से ये समय लगने वाला है और ये 45/60 को हम बाद में बताएंगे। ठीक, अभी यहाँ पे ये मूल समय है, यानी कि अगर ख़राब ना हुआ हो तो इतना समय लगता। अच्छा जी, जब ट्रेन ख़राब नहीं हुई थी तो 30 किलोमीटर चल चुकी थी, तो 30/y यानी कि दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पे हमने दूरी 30 किलोमीटर रख दिया, चाल कितना रखा y। जब खराब नहीं हुई थी, इतनी दूर खराब नहीं हुई थी, तो इसके सामान्य समय लगेगा। उसके बाद जब खराब हो गई, कितना दूरी है, x - 30 है, तो x - 30 दूरी और चाल कितनी रहेगी 4y/5, कम हो गई ना, तो ये रहा। अच्छा, ये जो स्थिति बनती है इसमें कहा गया 45 मिनट समय ज़्यादा लगता है, तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका ज़्यादा है, इधर वाला हिस्सा क्या है कम है। जिधर कम है उधर ही जोड़ देंगे 45 मिनट को। ठीक है, 45 मिनट को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे सब कुछ काम घंटे में चल रहा है, तो 45 मिनट अकेले तो नहीं काम बनेगा, इस वजह से उसको 60 से भाग करना पड़ता है ताकि वो मिनट में और घंटे में बदल जाए। तो ये पूरा हिसाब बना। अभी क्या किया, 5 से ऊपर गुणा करा दिया, बस इतना सा काम किया और 4y को दोनों भागों में बांट दिया, यानी 5 से गुणा कराया 5x/4y और 5 × 15 यानी 150/4y ये कर दिया है। और यहाँ पे इनको काट दिया, 12 से कट रहे थे ये, 15 × 45, 15 × 4 = 60, ये 15 से कट रहे थे तो काट दिया। अच्छा जी, काटने के बाद ये पूरा एक समीकरण बन गया। अच्छा, ये लंबा देखने में लग रहा है, बट अभी क्या है कि दूसरी स्थिति में काम बन रहा है उसमें भी सेम यही चलने वाला है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी काटने पीटने में। दूसरा समीकरण देखेंगे तो बात समझ में आएगी। तो दूसरी स्थिति में क्या कहेंगे कि कहा कि 18 किलोमीटर और अधिक गई होती तब खराब हुई होती। तो पहले 30 किलोमीटर पे खराब हो गई थी और अब 18 और चलने के बाद खराब हो रही है, तो टोटल 48 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन खराब हो गई। तो कुल दूरी तो आपकी x है, तो यहाँ पे कितनी दूरी बची, x - 48 बची है। तो हम इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे समय की गणना करने लगते हैं। अच्छा, देरी की भी बात कर लेते हैं कि 9 मिनट पहले पहुँच जाती है। यहाँ पे बात क्या कहेगी कि पहले की अपेक्षा 9 मिनट कम समय लगता है, इस वजह से 9 को घटा दिया हमने, 36 मिनट का अब देरी हो रही है बस। तो वही बात हो गई, पुरानी स्थिति में कुल समय कितना लगता है x/y। अब यहाँ पे 36 मिनट की देरी हो रही है, तो 36/60 को हमने इसी मूल समय में जो पहले वाला समय था उसमें जोड़ दिया है। अब इधर 48 किलोमीटर जा चुके हैं सामान्य चाल से, और उसके बाद क्या बचा, x - 48 को धीमी वाली चाल से, यानी 4y/5 के गति से। तो यहाँ पे अब क्या करना है, बस 5 से ऊपर गुणा करा दिया है, यहाँ पे हमने दोनों में गुणा करा दिया, यहाँ पे 5x/4y और यहाँ पे 5 से जब इसमें गुणा कर दिया 240/4y हो गया, और यहाँ पे इतना वही उतार लिया गया। और यहाँ पे ये कट रहा था तो हमने यहाँ पे काट दिया, किससे काट दिया है, 12 × 36, 12 × 5 = 60 से काट दिया। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। अभी क्या देख रहे हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों लगभग सेम चीज़ें रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें जैसे xy कॉमन है आपका, 48 देखेंगे, ये 5x/4y ये सेम चीज़ें रखे हुए हैं, तो यहाँ पे घटा देंगे। तो 2 में से 1 को घटाने पर क्या होगा, देखेंगे ये तो पूरा कट गया, अब इसमें से ये घटेगा, यानी कि 3/5 में से 3/4 को यहाँ पे माइनस करके रखा है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे ये 48y - 30/y यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे हमने बताया कि ये तो बराबर ही है, कट ही जाएगा, और इतना माइनस इतना कर देंगे। अब यहाँ पे 4y बराबर है, तो बड़े आराम से हमें जल्दी से भी घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको माइनस करके रखा है। एक छोटी सी बात ये कि यहाँ पे इसको माइनस करके रखना है, अगर हम इसको घटा रहे थे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इसका चिन्ह हमने यहाँ पे प्लस करके रखा है। ठीक, ये स्थिति आ गई है। अब इनमें जोड़ घटाना, 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, यहाँ पे घटाने के बाद -3/20 हो गया। इधर वाले में y जहाँ पे बराबर है हमने y नीचे रख दिया, और बड़े आराम से 48 में 30 को घटा करके 18 लिख लिया। 4y बराबर है, तो 150 में 240 को घटा करके ये प्लस में ये माइनस में घटा के -90 लिख लिया। ठीक है, ये माइनस में हो गया। उसके बाद 4y को एलसीएम ले लिया, इधर 4y से देखिए यहाँ पे 4 से गुणा हो जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है, इसके पास देखिए दोनों बात y बराबर, बस 4 इधर कमी है, इधर कमी है, तो 4 से इधर गुणा हो जाएगा, 4 से इधर गुणा, 18 × 4 = 72 हो गया, और इधर कुछ नहीं गुणा हुआ, 1 से गुणा हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ पे 90 में से 72 को घटा दिया तो हमको कितना मिल गया, 18 मिल गया, 18 मिल गया, -18 इधर मिला, -18/4y, इधर तो अपना 3/20 चल ही रहा था।
अब इस समीकरण में क्या है, माइनस से माइनस कट गया, फिर प्लस हो गया हल करने के लिए, y को ऊपर भेज दिया, 3 को नीचे ला दिया, 20 को ऊपर भेज दिया। देखेंगे y बराबर 18 गुणते 20 हो गया बटे 3 और 3 गुणते 4 हो गया। जो भी करते बना काट दिया तो y का मान कितना मिल गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। सवाल नंबर 4 पे चलेंगे। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है कि 8 आदमी व 12 लड़के, कि 8 आदमी व 12 लड़के जब कहा जाएगा दोनों को प्लस करना है, एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 14 दिन में करते हैं। एक अकेला आदमी उसे कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। देखिए प्रश्न के हिसाब से समझेंगे बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ पे देखेंगे MDH लगता है, बहुत ही आसान सा ट्रिक रहता है। देखिए यहाँ पे जो भी हमको पुरुष और बच्चे दिए थे, ठीक है, आदमी और लड़के दिए थे, तो यहाँ पे 8 पुरुष और 12 लड़के थे, दोनों को प्लस करना ज़रूरी था। कोष्टक में बंद कर दिया, 10 दिन में काम को ख़त्म कर रहे थे, इसलिए 10 से गुणा कर दिया। और यहाँ पे देखिए साथ में M और B लिखना ज़रूरी है। 6 आदमी और 8 लड़के काम उसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को प्लस में कर दिया, इनको गुणा में कर दिया। ये व्यक्तियों की संख्या हो गई, ये दिनों की संख्या हो गई। तो MDH भैया याद रखेंगे, MDH अपॉन W होता है। तो M माने व्यक्तियों की संख्या, D यानी कि दिनों की संख्या, H माने घंटे, W माने काम। यहाँ पे काम और घंटे की बात नहीं की गई, केवल M और D की बात की गई, तो M और D की बात करेंगे। यहाँ पे M माने पुरुष हो गया, और जो बॉयज़ आ गए वो भी व्यक्तियों में ही आएंगे, इस वजह से उसको कोष्टक में बंद करके रखा है। तो ये तरीका होता है। अभी क्या करेंगे, बस 10 से अंदर गुणा करा दीजिए और यहाँ पे 14 से अंदर गुणा करा दीजिए। कराने के बाद M को एक तरफ रखा, B को एक तरफ रखा, यानी कि बॉयज़ को एक तरफ कर दिया। देखिए 80 को इधर भेज दिया, 84 में 80 गया 4, 112 को इधर भेज दिया, 120 में 112 गया 8, 4 तो नहीं है 8, यानी कि एक पुरुष बराबर 2 लड़के यहाँ पे मिल गए, या फिर एक लड़का बराबर 2 आधे पुरुष मिल गए हैं। तो यहाँ पे हमने लड़के को पुरुषों में बदल दिया है। क्यों? क्योंकि आगे समझ में आएगा। अब फिर से वही काम शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने दोनों लड़कों और आदमियों के बीच में तुलना यानी कि जो संबंध है वो स्थापित किया। उसके बाद आ जाएंगे इस सवाल में करने के लिए कोई भी एक शर्त यहाँ से उठा लेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक उठा लेंगे। हमने केवल यहाँ पे 8 पुरुष और यहाँ पे 12 लड़के थे। एक लड़का, यहाँ पे देखें 12 लड़के, 12 को छोड़ दिया, एक लड़के बराबर आधे पुरुष, तो यहाँ पे एक लड़के को हटाया यानी कि बॉयज़ को हटाया, आधा पुरुष लगा दिया, 2 से काटेंगे तो 6, एक तो 2 लड़के बराबर एक आदमी, तो 12 लड़के बराबर उसके आधे 6 आदमी यहाँ पे मिल गए हैं। 10 दिन में काम करते हैं, एक आदमी उसे कितने दिन में करेगा, यहाँ पे x का मान निकालना है। तो यहाँ पे 8 6 14 हो गया और यहाँ पे बस हो गया, एम से एम कट गया, 10 ये 14 तो हम 140, x बराबर बस 140 दिनों में ये काम हो जाएगा। अगले सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर 5 हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री अपने माल के उत्पादन की वृद्धि एक समान प्रतिशत से बनाए रखती है, और यदि पिछले 2 वर्षों में उसका उत्पादन 2 गुना हो गया है तो वृद्धि की दर क्या होगी। तो भाई लोग यहाँ पे जितना भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो यहाँ पे आप बस इतना सा समझो कि चक्रवृद्धि लग रहा है, बस यही हमको यहाँ पे बिठाना है, कैसे भी कैसे करके। तो चलो भाई उत्तर का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, पहले प्रारंभिक उत्पादन P मान लेते हैं, इतना कमाई हो रही थी, इतना उत्पादन कर रहे थे। 2 वर्ष के समय के बाद उसको 2 वर्ष के बाद क्या हो जा रहा है, 2P हो जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट हो जाएगा, यानी उत्पादन 2 गुना हो गया। दर हमसे पूछ रहे हैं A बराबर P1 + R/100 पावर T होता है। यहाँ पे देखेंगे जो उत्पादन हो रहा है 2 गुना, यही हमको यहाँ पे रख देना है। P की जगह P ही रहेगा, बाकी T की जगह 2 रहेगा, और P से P कट जाएगा, 2 बचेगा। स्क्वायर को इधर भेजेंगे √, बन जाएगा। 1 को भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 100 को उधर भेजेंगे गुणा हो जाएगा, √2 माइनस यहाँ पे गुणते 100 बराबर R, यानी R का मान कितना मिल गया, इतना मिल गया। विकल्प बड़े आराम से मिल जाएगा। सवाल बहुत अच्छी थी। अगले सवाल की बात करेंगे। सवाल संख्या 6 कहा गया है, ऊँटों के एक समूह का 1/4 जंगल में दिखाई दिया। उस समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना समूह पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। तो उन
समूह में ऊँटों की कुल संख्या कितनी है? भैया बहुत ही अच्छे सवाल है, इसको बड़े आराम से आप कर पाओगे। वैसे तो आप समीकरण बना के हल करना चाहो तो करो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप विकल्प से करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे पहला विकल्प है 16। अब देखो भैया 16 को उत्तर क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि शेष ऊँट कितने हैं? 15 यहाँ वाले हो गए, और बाकी 1/4 जंगल में घूम रहे हैं, कुछ पहाड़ों पे घूम रहे हैं, उसमें भी कुछ जोड़ोगे तो भैया 15 से ज़्यादा मतलब 16 तो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, 16 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 ऊँट तो ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे, शेष वाले हैं। बाकी इन सब कैटेगरी में क्या रखा जाएगा? केवल एक ऊँट को नहीं रखा जा सकता ना, इस वजह से 16 को छोड़ते हैं, 36 को चेक करते हैं। तो 36 को चेक करने का तरीका यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कैसे चेक किया है। ओके, तो भाई बात ये आ रही है कि उसका 1/4 जंगल की ओर गए थे। जंगल में कितना थे? 1/4, तो 36 का 1/4 किया तो 9 लोग जंगल में दिखाई दिए। पहाड़ पे कितने गए? वर्गमूल का 2 गुना, तो वर्गमूल 36 का वर्गमूल यानी कि 6 का 2 गुना यानी कि 12, और बाकी शेष कितने रह गए? 15। अब 9, 12 और 15 इनको जोड़ने पे कितना? 36 मिलना चाहिए। देखिए वापस में 36 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 9, 12, 15 को जोड़ दें, 36 मिल रहा है, यानी बी वाला विकल्प सही है, यानी 36 सही है। अच्छा जी, गलती क्या हो सकती? ये 64 वाला करके देख लो ना। देखो कितना, पहले तो 1/4 लोग जंगल में घूम रहे हैं, तो 64 का जो सी वाला विकल्प था, 64 का 1/4 किया तो 16 मिल गया। 64 का वर्गमूल दूसरा, वर्गमूल का 2 गुना, 64 का 8 8 64 8, ठीक है, 8 का 2 गुना 16, 16 लोग पहाड़ों के पीछे चले गए। शेष कितने लोगों को? 15। अब 16, 16 और 15, 16, 16 और 15 जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए, यानी कि जो गिनती जो विकल्प आपको दिया था, बट यहाँ पे जोड़ने पर 47 अकेले हो रहे हैं, 64 नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से ये विकल्प गलत है। तो बात समझ में आई। अब इसमें जो सी वाला विकल्प दिया था 24 उत्तर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे कहा गया था वर्गमूल जैसी एक बात आई थी, तो 24 का वर्गमूल परफेक्टली मिलता नहीं है, इस वजह से हम इसको चेक भी नहीं करेंगे। अगर ये पहले भी मिल जाता तब पर भी हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है। 16 का हम क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 15 है, उसके नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, हम 2 हिस्सों को और कहाँ से ला पाएंगे, इस वजह से 36 और 64 को चेक किया, 36 सही हो गया, 64 गलत हो गया। बात समझ में आई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं यदि एक समांतर श्रेणी में कुल 2n+1 पद हैं तो विषम तथा सम पदों का योगफल का अनुपात क्या होगा? भैया ये सवाल थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा झिलाऊ है, अलग अलग तरीके इसमें हो रहे हैं, बट यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे सवाल को करना है। भाई सवाल को यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने हल किया है। कहा गया है कि देखेंगे एपी में पदों की कुल संख्या कितनी है? 2n+1 है। विषम पदों का देखिए यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? 2n में तो n और n को बांट लेते हैं, ठीक है। सम पदों की संख्या को n मान लेते हैं, विषम पदों की संख्या को n मान लेते हैं, जो +1 है वो विषम वाले में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम पदों को बांट लेंगे। अब ये ऐसा क्यों किया भैया? ये सवाल करने का तरीका रहा है, ऐसा ही कर पाएंगे, और कोई भी तरीका हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे, मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सर्वांतर d है, तो श्रेणी कुछ इस प्रकार से बनेंगे a+d, a+2d, a+3d, ऐसे डॉट डॉट करके। और अगर इसके विषम पदों को उठाएंगे, विषम पदों को अगर उठाएंगे तो a+2d, a+4d ऐसे मिलेगा। इसका प्रथम पद a मिलेगा, सर्वांतर क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे 2d मिलेगा। पदों की संख्या क्या है? n+1, n+1 यहाँ पे हमने माना था विषम पदों का, ठीक है। अब इसके योग निकालते हैं तो योगफल क्या होता है? n/2, 2a + n - 1d, तो यहाँ पे n/2 लगाया, n+1/2 लगाया, 2a तो a की जगह 2a ही रहेगा सर। अब यहाँ पे n-1, n क्या है? n+1 है, और -1 d की जगह 2d रख दिया। और उसके बाद यहाँ से 1 1 कट गया, और n बचा 2d से n का गुणा 2nd हो गया, 2n है, और यहाँ पे n+1 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ताकि यहाँ से 2 और 2 को काट सकें। यहाँ पे n+1 इधर मिला, a+nd इधर मिला, ये हो गया विषम पदों का योग। ऐसे ही सम पदों का योगफल भी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सम पद क्या बच जाते हैं, उनको छोड़ करके a+d, a+3d, a+5d ये होता है। प्रथम पद a+d हो गया, सर्वांतर 2d हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे 2d ही मिलेगा। पदों की संख्या आपको क्या? n थी, इनका योग निकालेंगे, वही सूत्र n/2, 2a + n - 1d, तो यहाँ पे n/2, n की जगह n ही रहेगा, 2a 2 लगा दिया, a की जगह a+d लगाया, n - 1d n की जगह पे n ही है, और -1
2d की जगह 2d है रख दिया। अब यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, 2 से अंदर गुणा करा दिया, इतना मिल गया। 2d से जब अंदर गुणा कराया 2nd और 2a से 1 से गुणा करके 2d कट गया बेचारा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, n बचेगा और n प्लस a प्लस एन डी बच गया। अब ये हो गया समपदों का योग, तो विषम पदों का योग बटे समपदों का योग, यही अनुपात निकालना था, दोनों को हमने रख दिया। ये विषम पदों का योग मिला था, ये समपदों का योग मिला था, यहाँ पे ये हिस्सा कट गया और n+1/n मिल गया, n+1/n मिल गया। अब यहाँ पे याद करने का तरीका यूँ भी समझ सकते हैं कि आपको क्या दिया था, आपको दिया था 2n+1 दिया था, ये सब पूरे पद दिए थे, आपने इसको विषम पदों को n+1 बांटा था और सम को n बांटा था, यही तो माना था शुरू में। आप इसी को याद कर सकते हैं, इसी को रख सकते हैं डायरेक्ट, इतना लंबा हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई बस ये ट्रिक है, काम करे तो सही है, नहीं करे तो नहीं है। तो अब आ चुके हैं 8वें सवाल पर, देखते हैं क्या दिया है। यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 दिया है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका देखने के, समझने के, जानने का। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो भैया, होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, ये बड़े आराम से मिल जाएगा। देख लो भाई, यहाँ पे दिया है होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/, यहाँ पे a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। और यहाँ पे tan थीटा ऊपर नीचे कट गया, 2 के लिए बचा, 2 को उधर भेज देंगे, इधर 2 2 4 हो रहा था, 4 में से 2 गया, फिर से कितना मिल गया, 2 मिल गया। बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया। अगली सवाल की बात करेंगे। सवाल में कहा गया है कि एक जेट हवाई जहाज का भूतल पर स्थित एक बिंदु ए से किसी क्षण उन्नयन कोण 60 अंश है, 30 सेकंड बाद पश्चात हवाई जहाज का उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है तथा हवाई जहाज एक समान ऊंचाई पर 3600 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हवा वह त्रिकोणमिति की सवाल है, बहुत ही अच्छी है। चलो देखते हैं कैसे हल करना है। तो भाई यहाँ पे जितना कुछ भी दिया है उसको हमने यहाँ पे चित्र में समझा दिया है, बना दिया है। तो देखो भाई, कहा ये था कि एक बिंदु से एक हवाई जहाज को देखा जाता है। अब वो बिंदु क्या है कि एक था, लेकिन हमने ई लिख दिया है तो कोई बात नहीं। यहाँ से देखते हैं 60 अंश का कोण बना रहा है, 30 सेकंड बाद कुछ दूर चला जाता है तो यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाने लगता है। बस सिंपल सी बात है, चित्र बहुत आसान सा है। यहाँ पे 60 अंश का कोण बना रहा था, 30 सेकंड बाद 30 अंश का कोण बनाने लगा। ऊंचाई 3600√3 है, यही सेम ऊंचाई यहाँ पे भी रहने वाली है। 30 सेकंड में चल रहा है। हमको इसकी चाल निकालने के लिए बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, जो कि इसके बराबर होगी। ठीक है, ये दूरी निकालनी है, इसके बराबर होगी। हम पहले तो tan 30 लगाएंगे, ताकि इसका tan 30 लगाएंगे तो लंबा वाला मिल जाएगा, tan 60 लगाएंगे तो छोटा वाला मिल जाएगा। लंबे वाले में छोटा वाला घटा देंगे, बड़े आराम से मिल जाएगा। तो कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमने tan 60 पहले लगाया, tan 60 बराबर लंब बटे आधार लिख दिया, AD/ED कर दिया। तो AD की जगह पे 3600√3 है और यहाँ पे ED तो रख दिया। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसको इधर पहुंचा दिया, इसको नीचे पहुंचा दिया, √3 कट गया। ED बराबर कितना मिल गया, 3600 मीटर। तो भैया ये 3600 मीटर पे हो गया, इतनी दूरी 3600 मीटर हो गई है। अब लगा देंगे tan 30 बड़े वाले इस त्रिभुज में। ठीक है, tan 30 लगा दिया तो लंब क्या हो गया, BC हो गया, आधार क्या हो गया, EC हो गया। तो यहाँ पे BC/EC रख दिया हमने। BC की जगह पे 3600√3 रख दिया, EC तो ऐसे रख दिया। tan 30 का मान होता है 1/√3। बस हो गया, इसी को उधर पहुंचा दिया, √3 को उधर गुणा करा दिया, √3 बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा उड़ते। और जब इससे 36 से 108 गुणा कराने पे इतना मिल गया। अब आपको मैंने बताया था घटाने पर बड़े आराम से इसमें से इसको घटा दो। सिंपल से हमने घटाना कर लिया, 7200 मीटर हो गया। क्या हो गया, ये दूरी हो गई। कौन सी दूरी हो गई, ये जो हमने छोटी सी दूरी बनाई है DC की। और ये कितने समय में जा रही है, 36 सेकंड में जा रही है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय 7200/36, तो सॉरी 30 सेकंड। तो 0 से 0 कट गया, 3 से काट देंगे, 24 आ गया, 240 मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन जो उत्तर दे रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बना लेते हैं। 18/5 से गुणा करके 5 से काट दिए, यहाँ पे इतना मिल गया। 18 और 39 का जब गुणा कर दिया तो 864 किलोमीटर प्रति घंटे मिल गया। ये हो गया आपका इसका उत्तर। 10वें सवाल की बात करेंगे। ये भी त्रिकोणमिति से है। कहा गया है कि किसी पहाड़ के पाद से शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश है। पहाड़ की तरफ 30 अंश की ढलान पर 1000 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, √3 बराबर 1.732 लीजिए।
तो क्या होगी। त्रिकोणमिति के सवाल है, चित्र बनाते हैं उसके बाद फिर समझते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे हमने चित्र को बना लिया है और जाहिर सी बात है ये हमने पहाड़ बनाने की कोशिश की, बहुत ही रद्दी पहाड़ बनाया है। हम इस बिंदु पर थे, ठीक है, बात थे इस बिंदु पर थे और हम 30 अंश के कोण पर 1000 मीटर ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद हमको ये पहाड़ जो है 60 अंश के कोण पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हम 45 अंश के कोण पर देख रहे थे। बस इतनी सी बात है। और जो चीज़ें दिखे हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 45 अंश का कोण है वो हमने लिख लिया, 30 अंश के कोण पे हम चढ़े थे वो हमने लिख लिया, 60 अंश का कोण हमको अब दिखाई दे रहा है वो हमने लिख लिया, 1000 मीटर हम चले थे वो हमने लिख लिया। ये तो हमको दिया ही गया है और ज़्यादा जानकारियाँ बिल्कुल नहीं है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि भैया अगर 45 यहाँ पे बन रहा है, tan 45 बराबर 1 होता है तो लंब और आधार क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये सिंपल सी बात है, ये लोग बराबर होंगे। अब जब ये बराबर होंगे कुछ चीज़ें यहाँ पे निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे tan 30 लगा करके 1000 हमको मिला है, ठीक है, 30 लगा के 1000 हमको यहाँ पे मालूम है, हम इसको निकाल सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे tan sin 30 लगा करके तो लाल बटे का कर्ण लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो हम लंब निकाल रहे हैं, लंब कितना है CB और कर्ण कितना है AC। तो CB की जगह CB रख दिया, sin 30 का मान 1/2 और यहाँ पे 1000। तो 1000 को ऊपर भेजेंगे तब पर भी कटेगी, यहीं पे काट दिया तो 500। CB बराबर 500, CB बराबर 500 यानी ये वाली लंबाई कितनी मिल गई, 500 की मिल चुकी है। और अभी क्या करेंगे, हम AB भी निकाल लेंगे। AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहीं पे cos 30 लगा देंगे। cos 30 बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो भैया आधार बटे कर्ण यहाँ पे देख लेंगे, आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये वाला चित्र इसी को बनाया था हमने। तो आधार कितना है, AB है, ये AB है, कर्ण कितना है, AC है, रख दिया। AC का मान 1000 रख दिया और यहाँ पे cos 30 का मान √3/2 होता है। इसको ऊपर पहुँचाया या फिर इसी से काट दिए, 500 हो जाएगा। और ये 500 को जब इधर गुणा हो गया तो 500 √3 मीटर हो गया। तो आधार कितना, ये क्या मिल गया, 500√3 मीटर मिल चुका है। अभी हमने बताया था कि ये tan 45 लगने की वजह से ये और ये बराबर होंगे। टोटल ऊंचाई को h मान लिया गया है, ये भी h के बराबर ही रहेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे 500√3 मिला है तो ये कितना होगा, h - 500√3, h - 500√3 होगा जो कि से बराबर होगा। और ये वाला हिस्सा कितना होगा, ओके, यहाँ पे तो ये वाला ऊंचाई तो हमको मालूम है, ये दोनों बराबर है। ये वाला हिस्सा मिलेगा h - 500, ठीक है, क्योंकि ये 500 पहले से है, क्योंकि ये हमने 500 निकाला है और ये हमने निकाला था 500√3। तो ये जितना मिला है ये भी ऊपर उतना रहेगा। तो इतने सारी जानकारी हो गई। यहीं पे हमने कहीं पे tan 45 भी लगाया है, यहाँ पे tan 45 लगाया, इसके बारे में तो मैं आपको बता ही दिया। और ये जो घटाने वाला काम है, पूरा पोर्शन जो हमने यहाँ पे समझाया वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं। अब यहाँ पे हम चलेंगे इस चित्र में, यहाँ पे tan 60 पे। तो भैया ये कितना है, ये एरिया है आपका h - 500√3 और ये कितना है h - 500। लगाएंगे हम यहीं पे tan 60। tan 60 बराबर लंब कितना है, इतना QT और आधार कितना है TC। तो यही हमने यहाँ पे लगाया है। और लगाने के बाद क्या किया, इसके जगह 500 h - 500, इसके जगह h - 500√3 और tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पे √3/1 कर दिया, तिरछा गुणा कर दिया। इसके इधर गुणा कराने पे इतना कुछ मिल गया, h√3 मिल गया और इसके साथ गुणा होकर कि √3 √3 गुणा होकर 3 बन जाएगा। इसका एक में गुणा करके कुछ बदलेगा ही नहीं, तो इतना रख दिया हमने। अब क्या किया, h को इधर पहुंचा दिया, ये 500 तो यही है, 1500 जो हो रहा है माइनस में उधर जाके प्लस हो गया। 1500 में 500 कर दिया, 1000 बचा। यहाँ से h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 मिल गया और इसको नीचे हमने भेज दिया, बड़े आराम से नीचे भेज दिया। उसके बाद क्या करेंगे भैया, यहाँ पे √3 का मान रखने से कोई फायदा नहीं होगा, माइनस दशमलव वाली गिनती मिलेगी, भाग देना है, पहाड़ हो जाएगा। पहाड़ पे जो चढ़ रहा है तो वो सच में पहाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 + 1 संयुग्मी से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, a² + b², a² - b² वाला, a + b a - b वाला लग जाएगा। तो a² - b² हो गया, 3 में से 2 गया, तो 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 2 से भाग करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, या फिर उसको बाद में देख लेंगे। यहाँ पे √3 का मान रख दिया, +1 तो था ही, 2.732 हो गया। इसको जब 1000 से गुणा कराया तो दशमलव हट गया पूरा, और फिर 2 से भाग करके ये 1366 मीटर मिल गया पहाड़ की ऊंचाई।